नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक सिद्धांत के चैप्टर नंबर 9 शांति के बारे में। और वैसे इस वर्ड से आप सब भली भांति परिचित हो, शांति से। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस चैप्टर को। इससे पहले हमने जो 8 चैप्टर हैं वो पढ़ लिए हैं, जिनके वीडियोज़ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियोज़ देख सकते हो। तो युद्ध, आतंकवादी जो हमले होते हैं और जो गुट के जो दंगे होते हैं, यानी दो गुट हो जाते हैं, दो संप्रदायों के गुट हो जाते हैं, दो समुदायों के गुट हो जाते हैं। इसके अलावा जो आतंकवादी हमले होते रहते हैं अलग अलग देशों में। जैसे भारत की बात करें तो भारत में भी जैसे मुंबई हमला हुआ, जैसे जयपुर हमला, संसद के ऊपर हमला। इसके अलावा युद्ध है, जैसे 65 का भारत पाकिस्तान है, 62 का भारत चीन युद्ध है, 1971 का है। तो युद्ध ये होते रहते हैं। ऐसी जो अखबारें हैं, जो अखबार उनमें खबरें आती रहती हैं। जैसे अभी सांप्रदायिक दंगों की बात करें तो खूब अखबारों में, यूपी की बात करें तो खूब ये चीज़ें क्या अखबारों में आती रहती हैं। अभी जो हाथरस अभी हाल फिलहाल में चर्चाओं में रहा था, उसमें भी यही खबर आ रही थी कि दंगे भड़काने की, जो सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की गई है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। तो इसका मतलब क्या है कि हम अशांत समय में रहते हैं। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मान लो कहीं दंगे हो रहे हैं, तो वो तो सीधा सा है, जहाँ शांति नहीं है तो वो क्या है, अशांत क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में क्या है, हम रहते हैं। वास्तविक शांति के दुस्साध्य बने रहने की सूरत में यह शब्द अपने में काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। यानी जो शांति वास्तव में होनी चाहिए वो शांति है नहीं, शांति विलुप्त हो गई एक तरह से। चाहे भौतिक जगत से देख लो, चाहे आध्यात्मिक जगत से देख लो, दो सब जगह से क्या है, शांति विलुप्त हो रही है। जैसे राजनेता है, पत्रकार है, उद्योगपति है, शिक्षा शास्त्री है और सेना के जो अधिकारी है, उनके होठों से झरने के लिए ये शब्द जो है शांति वाला, वो हमेशा क्या रहता है, तैयार रहता है। वो हमेशा आपको यही कहते हुए मिलेंगे, चाहे कुछ भी चलता रहे। लेकिन उनको तो क्या है, जैसे राजनेता है, उनको तो अपनी रोटियां सेकने से मतलब है। शांति स्थापित करने में हम ये कह सकते हैं कि सेना है, पुलिस है, इनका योगदान भले ही रहता है। लेकिन ये जो चीज़ें, जैसे पत्रकार हैं, तो पत्रकार अभी जो टीवी चैनल है, इनके ऊपर खूब आरोप लग रहे हैं कि ये भी इस चीज़ को भड़काने में क्या अपना योगदान देते हैं। तो इसका हवाला भी पाठ्य पुस्तकों, संविधानों, घोषणा पत्रों और समझौतों समेत अनेक तरह के दस्तावेजों में प्यार से संजोए गए आदर्श मूल्य के रूप में दिखा दिया जाता है। यानी शांति की बात करें तो शांति की जो चर्चाएं हैं, शांति के जो विचार हैं, वो हर जगह रखे गए हैं। चाहे आप मुख्य बात कहें तो संविधान में भी शांति के विचार को क्या है, रखा गया है। हर किसी को शांति का आह्वान और अनुसरण करने की बात करके देखने से हमें लगता है कि इस अवधारणा को और स्पष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति शांति का आह्वान का मतलब, हर व्यक्ति शांति चाहता है और उसका अनुसरण करता है कि भाई मेरी वजह से कोई चीज़ है वो अशांत ना हो। हालांकि ऐसा है नहीं। जैसा कि हम आगे देखेंगे, शांति के विचार के प्रति दिखने वाली सहमति अपेक्षाकृत हाल फिलहाल की ही बात है। साल दर साल शांति का अर्थ और महत्व जो है वो काफ़ी अंतर के साथ आंका गया है। यानी कहने का तो आज से ये है कि हर व्यक्ति शांति चाहता है, लेकिन शांति कायम कोई रखना नहीं चाहता। जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनके ऊपर कोई गलत खबरें आती हैं तो उनको क्या फॉरवर्ड करते रहते हैं। अब वो शॉर्ट्स नहीं देखेंगे कि वास्तव में जो ये न्यूज़ है वो सही है या नहीं है। कहने को तो शांति के समर्थक है, लेकिन ऐसी खबरों से फिर क्या, वो समाज में जो समुदाय है, संप्रदाय, उसमें क्या है, अशांति फैला देते हैं। तो इस वीडियो में हम शांति के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। जो लोकतंत्र, न्याय और मानव अधिकारों की तरह शांति का जुमला भी एक क्या है, तकिया कलाम बन गया है। जैसे लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र रहा ही नहीं है, एक तरह से क्या आ गया, राजतंत्र आ गया है। विधायक का बेटा ही विधायक बन रहा है, सांसद का बेटा है वही सांसद बन रहा है, उसी एक ही परिवार में जो है चीज़ें चल रही है। तो ये एक तरह से क्या आ गया, राजतंत्र आ गया है। न्याय, तो न्याय क्या है, न्याय तो बलशालियों का है। अभी हाल फिलहाल में जो समाज में जो अभी चल रहा है उसमें क्या है, न्याय सिर्फ और सिर्फ बलशाली है, जो पैसे वाला है उसका न्याय है, बाकी किसी के लिए न्याय नहीं है। मानव अधिकारों की कोई एक तरह से कोई अनुपालना नहीं की जा रही है। अधिकारों, जो मानव के जो अधिकार है उनको तहस नहस किया जा रहा है।
तो इनकी तरह शांति भी एक तरह से क्या है, जुमला ही हो गया है। लेकिन हमें निश्चित ही याद रखना चाहिए कि शांति की वांछनीयता को लेकर यह ऊपरी आम सहमति अपेक्षाकृत क्या है, हाल फिलहाल की घटना है। और भारत तो क्या है, ये जैसे शांति की बात करें तो कई युगों युगों से क्या है, हमेशा से शांति का समर्थन करता रहा है। अतीत के अनेक महत्वपूर्ण चिंतकों ने शांति के बारे में नकारात्मक ढंग से लिखा है, और जिनमें सबसे मुख्य नाम आता है वो आता है फ्रेडरिक नीत्शे का। नीत्शे युद्ध को महामंडित करने वाले विचारक माने जाते हैं, क्योंकि देखो जो फ्रेडरिक नीत्शे है उनकी एक विचारधारा मुख्य है, जिनका कई बार ये परीक्षाओं में भी पूछी जाती है, शक्ति का संकल्प। यानी इनकी विचारधारा क्या है, शक्ति का संकल्प है। तो नीत्शे ने क्या है, शांति को कभी महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनका क्या मानना था कि सिर्फ संघर्ष से ही क्या सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। यानी संसार को, विश्व को अगर आगे बढ़ाना है तो संघर्ष चलता रहना चाहिए। इसी तरह अनेक विचारकों ने शांति को क्या है, बेकार बताया है, और संघर्ष की प्रशंसा व्यक्तिगत बहादुरी, सामाजिक जीवनता के वाह के तौर पर की है। तो ज़्यादातर जो यूरोपियन विचारक थे उस समय के, उन्होंने क्या है, ये बताया कि संघर्ष करोगे तो ही क्या है, आगे सृष्टि का विकास होगा। जैसे विल्फ्रेड प्रेटो का भी नाम आता है कि वैसे इन्होंने अर्थशास्त्र के अंदर ज़्यादा काम किया था विल्फ्रेड प्रेटो ने, फिर भी राजनीति विज्ञान में इनका खूब योगदान रहा है। तो इनका ये कहना था कि अधिकतर जो समाजों में शासक वर्ग का जो निर्माण है वो सक्षम और अपने लक्ष्य को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार लोगों से होता है। शासक वर्ग का निर्माण कैसे होता है, देखो कौन उनका निर्माण करता है, एक तो जो सक्षम लोग हैं वो उनका निर्माण करते हैं, दूसरी जिनको अपने लक्ष्य प्राप्त करने, जिनको अपने जो गोल हैं वो प्राप्त करने, किसके माध्यम से, शासक वर्ग के माध्यम से, वो क्या करते हैं, इनको तैयार करते हैं शासक वर्ग को। जैसे अभी हाल कई बार ये लगता है कि जो मोदी सरकार है वो अंबानी और अडानी की सरकार है, तो आप उस चीज़ को यहाँ ऐसे समझ सकते हो कि जो सक्षम लोग हैं वही क्या है, शासक वर्ग को आगे लाते हैं। भाई जो भी फाइनेंशियल है, जो वित्त है, उसकी व्यवस्था क्या है, इन सक्षम लोगों द्वारा की जाती है। इसके अलावा जिनको, जैसे अब मान लो आरएसएस संगठन है तो वो बीजेपी का संगठन माना जाता है, तो उसको अपने हितों की पूर्ति करनी है तो क्या है, इस पार्टी को आगे लाए। और उन्होंने ऐसे लोगों का वर्णन, जो विल्फ्रेड प्रेटो है, उन्होंने वर्णन किस रूप में किया कि ये शेर है, और शेर हैं जो शासक का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब ये जताना नहीं है कि शांति के सिद्धांत का कोई पक्षधर नहीं है। तकरीबन सभी धार्मिक उपदेशों में केंद्रीय स्थान इसको प्राप्त है। तो शांति, कोई भी धर्म आप उठा के देख लो, उसके जो मुख्य किताबें हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, उनमें सब में शांति सबसे ऊपर आपको मिलेगी। चाहे हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, शांति को क्या केंद्रीय स्थान प्राप्त है। और आधुनिक काल भी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में शांति के प्रबल पैरोकारों का साक्षी रहा है। यानी भौतिक जगत में तो शांति होनी ही होनी चाहिए, आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल है उसमें भी क्या शांति होनी चाहिए। और महात्मा गांधी जी तो सत्य, अहिंसा, शांति, इनके क्या प्रमुख समर्थक रहे हैं। और हालांकि शांति के प्रति जो समकालीन आग्रह के निशान है वो 20वीं सदी के अत्याचारों में देखे जा सकते हैं। तो 20वीं सदी में जो अत्याचार था वो क्या था, चरम के ऊपर था, और इन अत्याचारों के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मौत हुई। तो लोग यही चाहते थे कि कैसे न कैसे करके विश्व में क्या हो, शांति स्थापित हो जाए, ताकि ये जो मौत है हो रही है असामयिक, वो ना हो। लोग सुबह रात को सोते थे तो उनको ये नहीं विश्वास होता था कि कल सुबह उठेंगे तो जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। 20वीं सदी में ऐसा एक दौर आ गया था। तो ऐसी कुछ घटनाएं, जैसे फांसीवाद और जो नाजीवाद का उदय हुआ, वर्ल्ड वार हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, और भारत पाकिस्तान है, और आज के बांग्लादेश के रूप में देश विभाजन की त्रासदी का अनुभव भी हमने किया है। तो फांसीवाद और जो नाजीवाद का उदय हुआ, तो जर्मनी में भी लाखों लोगों की हत्याएं करवाई गई, जो यहूदी थे उनकी हत्याएं करवाई गई। इसके अलावा और कई देश हैं, जैसे अपने आगे आएगा, जैसे रवांडा और बोस्निया है, उनमें भी क्या कई जगह गृह युद्ध भी छिड़ते रहे, जो उनकी वजह से भी क्या है, लोगों को खूब अपनी जानें गंवानी पड़ी।
और इनके अलावा उपयुक्त विपदाओं में अभूतपूर्व पैमाने पर तबाही फैलाने में उन्नत तकनीक का प्रयोग भी शामिल रहा है। जैसे जर्मनी ने लंदन पर घनघोर बमबारी की और प्रतिक्रिया में अंग्रेजों ने 1000 बमवर्षकों को जर्मनी के नगरी पर हमला करने भेजा और युद्ध का अंत आपको पता ही है, हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब लिटिल बॉय और जो फैंटम परमाणु बम गिराए गए उसके बाद ही अंत हुआ था। और उसमें क्या 1,20,000 लोग तुरंत मारे गए थे और उसी के साथ युद्ध की समाप्ति हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। और उससे भी कहीं अधिक लोग जो आणविक विकिरण है जो उससे रेडिएशन निकला था परमाणु बम से, उससे भी क्या है प्रभावित हुए और बाद में मरते रहे धीरे धीरे। और आज भी यह बताते हैं कि आज भी उस जो रेडिएशन का प्रभाव आज भी दिखाई देता है, कई जो बच्चे पैदा हो रहे हैं इनमें रेडिएशन का प्रभाव दिखाई देता है। और जो मरे 95% वो आम नागरिक थे, उनका बेचारों का कोई लेना देना ही नहीं था, कोई किसी की सरकार बने किसी की और बने, ना वो सेना में थे ना वो राजा के सीधे पक्षधर थे, सिर्फ और सिर्फ क्या है आम नागरिक थे जो अपना जीवन यापन गुजर बसर शांति के साथ करना चाह रहे थे। और युद्ध के बाद के दशकों में दुनिया में अपनी सर्वोच्चता कायम करने के लिए दो महाशक्तियों, तो पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी जो यूएसएसआर आया था सोवियत संघ, उनके बीच प्रचंड प्रतिस्पर्धा का दौर चला। तो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दो विचारधाराएं आ गई विश्व में, एक आ गई पूंजीवाद जिसका नेतृत्व करता था अमेरिका, और एक विचारधारा थी साम्यवादी जिसका नेतृत्व करता था सोवियत संघ। तो इनके बीच प्रतिस्पर्धा का दौर चला, इनके बीच विचारधाराओं की लड़ाई चली, इनके बीच ये वर्चस्व की लड़ाई चली कि कौन ज़्यादा अधिक शक्तिशाली है। और इसी शक्तिशाली की होड़ में, वर्चस्व की होड़ में दुनिया फिर से एक नए युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई थी और ये लगने लग गया था कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, जिसको हम अमूमन किताबों में पढ़ते हैं, शीत युद्ध के नाम से पढ़ते हैं। और परमाणुविक हथियार शक्ति के नए प्रतीक बन गए थे, इसलिए दोनों ने उनका बड़े पैमानों पर निर्माण और संचय शुरू किया। और बढ़ती हुई इस सैनिक प्रतिद्वंद्विता में 1962 का जो क्यूबा संकट है वो एक अभूतपूर्व या उल्लेखनीय अशुभ प्रसंग है। तो ये जो क्यूबा संकट हुआ था, ये क्यूबा क्या है अमेरिका के पड़ोस में स्थित देश था और इसमें क्या है साम्यवादी सरकार थी। तो अमेरिका ये नहीं चाहता था कि उसके जस्ट पड़ोस में क्या है साम्यवादी सरकार या किसी साम्यवादी शासन का कायाकल्प या वो और उभरे। और उसी के दरमियान क्या हुआ कि सोवियत संघ ने वहाँ मिसाइलें तैनात कर दी थी और मिसाइलें क्या है सीधे सीधे अमेरिका के 90% इलाकों के अमेरिका क्या है उन मिसाइलों के 90% जो अमेरिका है वो मिसाइलों के जद में आ गया था। तो इसका आरंभ तब हुआ जब अमेरिकी जासूसी विमानों ने अपने पड़ोसी देश क्यूबा में सोवियत संघ के आणविक मिसाइल खोज निकाले। तो उस समय कई ऐसे जासूसी विमान थे, एक ऐसा ही U-2 विमान कांड भी आता है, U-2 विमान कांड, जहां अमेरिका का जो जासूसी विमान है वो सोवियत संघ में पकड़ा गया था। तो वैसे ही इनके पास जासूसी विमान थे, उनको पता चला कि यहाँ जो आणविक मिसाइलें हैं, जो परमाणु मिसाइलें हैं वो यहाँ तैनात कर दी गई है। और इसके बाद अमेरिका ने क्यूबा की जो समुद्री सीमाएं हैं उनकी नाकेबंदी कर दी और सोवियत रूस को धमकी दी कि यदि वे मिसाइल नहीं हटाए गए तो उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाएगी। और आमने सामने का टकराव तभी समाप्त हुआ जब सोवियत संघ ने अपने मिसाइल हटा लिए। और 2 सप्ताह तक चले इस संकट ने मानवता को संपूर्ण तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। यानी ये कगारवाद की अवधारणा आती है, एकदम कगार के ऊपर ले जाकर युद्ध को पीछे हट जाना सेनाओं का। मतलब ये लगने लग गया था उस समय विश्व को अब युद्ध होने वाला है, उस समय क्या है सेनाएं को पीछे हट जाना, वो क्या है कगारवाद कहलाता है। तो आज जो दुनिया है वो शांति का गुणगान करती है, तो वो महज इसलिए नहीं कि वे इसे अच्छा मानते हैं, बल्कि शांति की अनुपस्थिति की जो भारी कीमत चुकाने के बाद मानवता ने इसका महत्व पहचाना है। तो ये हमने देखा भी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इनमें क्या बहुत जन धन की हानि हुई थी। इसके अलावा भी जो छोटे मोटे युद्ध चलते रहते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध चले तो उनमें भी भारत को क्या है जन और धन दोनों की क्या है हानि हुई थी।
तो त्रासद संघर्षों के प्रेत हमें लगातार कचोटते रहते हैं। आज जीवन अतीत के किसी भी समय से कहीं अधिक असुरक्षित है, क्योंकि हर जगह के लोग आतंकवाद के बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं। शांति लगातार बहुमूल्य इसलिए भी बनी हुई है कि इस खतरे का साया हमेशा मौजूद है। तो अब जैसे ISIS का जो इराक और सीरिया की बात करें तो वहाँ भी क्या है, अब लोगों को ये विश्वास नहीं है कि कल को जिंदा उठेंगे या नहीं उठेंगे। यानी जो आतंकवाद है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अफगानिस्तान है, तो कई सारे देश ऐसे हैं जिनमें ये परिस्थितियाँ क्या है अभी कायम है। भारत तो इस मामले में क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या है सुखी है इस मामले में। तो और शांति का अर्थ की बात करें तो शांति की परिभाषा अक्सर ये दी जाती है कि युद्ध की अनुपस्थिति है। युद्ध की अनुपस्थिति इसका मतलब क्या है, शांति है। भाई परिभाषा तो सरल है लेकिन ये भ्रामक भी है। सामान्य रूप से हम युद्ध को देशों के बीच हथियारबंद संघर्ष समझते हैं। हम तो ये मानते हैं कि भाई युद्ध क्या है, दो देशों के बीच शस्त्रीय संघर्ष हो वो युद्ध है। लेकिन ये जो रवांडा और बोस्निया थे, यहाँ क्या गृह युद्ध छिड़ गए थे, लाखों लोगों की हत्याएं हुई थी। और बोस्निया के बारे में तो ये कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप में है ये एक तरह से सबसे बड़ा युद्ध था, गृह युद्ध। तो उसमें ये हथियारबंद संघर्ष तो नहीं था, लेकिन यह एक प्रकार से शांति का उल्लंघन या स्थगन तो था ही। भाई गृह युद्ध था, वो भले ही चाहे आमने सामने दो देशों के बीच में लड़ाई नहीं हुई हो, लेकिन अशांति तो उस समय भी इन देशों में थी। हालांकि प्रत्येक युद्ध शांति के अभाव की ओर जाता है। कोई सा भी युद्ध हो वो अशांति की ओर ले जाता है। युद्ध होने से शांति कभी नहीं आ सकती, लेकिन शांति का हर अभाव युद्ध का रूप ले ये जरूरी नहीं। और शांति का अभाव है इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध ही है, इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे आतंकवाद की वजह से क्या है अशांति हो सकती है। अब शांति की परिभाषा करने में दूसरा कदम होगा इसे युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार समेत सभी प्रकार के हिंसक संघर्षों के अभाव के रूप में देखना। यानी शांति कब आएगी, जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, वो क्या है शांति है। यह परिभाषा स्पष्ट ही पहले से बेहतर है, लेकिन यह भी हमें बहुत दूर नहीं ले जा पाती है। भाई शांति तो हो सकता है कि वो इनके अलावा भी जो आपसी जो मनमुटाव उससे भी हो जाती है, लेकिन यह भी हमें बहुत दूर नहीं ले जाती है। और हिंसा प्राय समाज की मूल संरचना में ही क्या है रची बसी है। हिंसा तो क्या है जो हमारा समाज है उसमें ही। अब जैसे शादी ब्याह में फूफा जी नाराज हो जाते हैं, वो क्या है, वो एक तरह से अशांति हो जाती है, पूरी शादी ब्याह में अशांति हो जाती है। कहते हैं ना शादी ब्याह में कोई और रूसे या ना रूसे, फूफा जी जरूर रूस जाते हैं। तो वो हमारे समाज में ही ऐसी चीज़ें हैं। अब यहाँ देखो, ये जरूर किसी पिछड़े हुए देश का है जिसने रोजगार, शिक्षा, मकान की बातें नहीं की, मकान की बातें की और अणुबम के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। तो ये उस समय की बात है जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जब संघर्ष चल रहा था, शीत युद्ध का दौर था। उस समय जो शक्ति है वो किससे आंकी जाती थी, जो परमाणु शक्ति संपन्न है उससे आंकी जाती थी। कोई अगर शिक्षा के लिए बात कर ले, रोजगार के लिए कोई देश बात करे तो उसको ऐसे बेवकूफ़ समझा जाता था उस समय। तो एक कार्टून है जो R.K. लक्ष्मण का। तो ऐसी सामाजिक संस्थाएं और प्रथाएं जो जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर असमानता की खाइयों को और गहरा करती है, किसी भी क्षति सूक्ष्म और अप्रकट तरीके से भी कर सकती है। जाति, वर्ग या लिंग पर आधारित इस स्त्रीकरण को अगर शोषित वर्गों की ओर से कोई भी चुनौती मिलती है तो इससे भी संघर्ष और हिंसा पैदा हो सकती है। यानी समाज में अगर दो वर्ग बन जाएंगे, चाहे जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर या लिंग के आधार पर, और एक वर्ग है जो दूसरे वर्ग का शोषण करेगा, और जब जो शोषित वर्ग है वो जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तब भी क्या संघर्ष और हिंसा पैदा हो सकती है, तब भी क्या शांति खत्म हो सकती है। इस तरह की संरचनात्मक हिंसा के बड़े पैमाने पर दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। हम वैसी हिंसा से उत्पन्न कुछ ठोस उदाहरणों की ओर देखें तो जैसे जातिगत जो भेदभाव है, वर्ग भेद है, पितृसत्तात्मक जो सत्ता चलती आ रही है हमारे समाज में, उपनिवेशवाद है, नस्लवाद है और सांप्रदायिकता। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब जैसे ये बाकी सारी चीज़ें तो मान लो पितृसत्तात्मक हमारा क्या समाज रहा है। कुछ ही समय ऐसा रहा जिसमें क्या मातृसत्तात्मक समाज आया था। तो आज
अभी जैसे आगे इसमें हम पढ़ेंगे, आज जो समाज है क्या है, पितृसत्तात्मक, यानी पुरुष प्रधान समाज हो गया, मातृ प्रधान, जो महिला प्रधान है जो समाज है वो क्या है, खत्म हो रखा है। लेकिन इसकी भी बराबरी क्या है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जा रहे हैं, ताकि जो समाज में ये पितृसत्तात्मक जो चल रही है उसको क्या है, हटाया जा सके।